वैश्विक शक्ति का संतुलन बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। और इस बदलाव के बिल्कुल केंद्र में है एक ऐसा समूह जो दुनिया के नक्शे को एक नया आकार देने की कोशिश कर रहा है। इसका नाम है ब्रिक्स। एक वक्त था जब ये सिर्फ कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक शब्द था, लेकिन अब ये सिर्फ कुछ अक्षरों का समूह नहीं रह गया है, ये एक आंदोलन बन चुका है। जरा इस विस्तार को देखिए, कितना जबरदस्त है। रूस के कजान में जो 2024 का शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें तो इसका आकार लगभग दोगुना हो गया। जो कभी सिर्फ 5 देशों का एक छोटा सा क्लब था, अब उसमें कई नए सदस्य और दर्जनों साझेदार देश शामिल हो गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नई वैश्विक शक्ति है क्या, और उससे भी जरूरी, ये चाहती क्या है। ब्रिक्स के इस विस्तार के पीछे एक बहुत बड़ा और साफ मिशन है, एक बहुध्रुवीय दुनिया यानी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का निर्माण करना। इस मिशन को शायद बोलीविया के राष्ट्रपति लुइस आर्से के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। वो कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से जिन लोगों और राष्ट्रों को दबाया गया है, वो पश्चिमी एक ध्रुवीयता और डॉलर की तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई में ब्रिक्स और मल्टीपोलारिटी की ढाल के पीछे एकजुट होंगे। लेकिन ये बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था या मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी ग्लोबल व्यवस्था है जहां ताकत किसी एक या दो सुपर पावर के हाथों में ना होकर दुनिया के कई बड़े और ताकतवर देशों के बीच बटी हो। ब्रिक्स का लक्ष्य इसी व्यवस्था को हकीकत बनाना है। और ये सिर्फ बातें नहीं है। कजान घोषणा पत्र में ब्रिक्स ने अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम सामने रखे हैं। वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और IMF, विश्व बैंक जैसे संस्थानों में सुधार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया के बड़े फैसलों में विकासशील देशों की आवाज़ ज़्यादा सुनी जाए। और हाँ, वो अमेरिकी डॉलर पर टिकी हुई वित्तीय व्यवस्था के विकल्प भी बनाना चाहते हैं। मिशन तो बहुत बड़ा है, बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन क्या ब्रिक्स के पास इसे पूरा करने के लिए आर्थिक ताकत है भी? चलिए अब जरा इसके आर्थिक इंजन पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी तो आंकड़ों में छुपी है। ये चार्ट बहुत कुछ कहता है। जब हम परचेसिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति के हिसाब से देखते हैं, जिसका मतलब है कि किस देश में पैसा असल में कितना सामान खरीद सकता है, तो ब्रिक्स प्लस का समूह अब G7 से भी बड़ा हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, जरा आबादी देखिए। दुनिया की लगभग आधी आबादी, जी हां, लगभग 46% इन देशों में रहती है। ये इसे सिर्फ एक आर्थिक ही नहीं बल्कि एक डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकीय महाशक्ति भी बनाता है। तो अपने इस आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए इनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB। अब NDB को खास तौर पर IMF और विश्व बैंक जैसी पश्चिमी संस्थाओं के विकल्प के तौर पर बनाया गया है। इसमें कुछ बहुत अलग बातें हैं, जैसे यहां किसी एक देश के पास वीटो पावर नहीं है, ये लोन देने के लिए कोई राजनीतिक शर्तें नहीं रखता, और सबसे जरूरी, ये डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय करेंसी में फाइनेंसिंग पर जोर देता है। डॉलर की बादशाहत को खत्म करने का ये जो प्लान है, जिसे डी-डॉलराइजेशन कहते हैं, वो कई स्टेप्स में पूरा होगा। पहला कदम, लोकल करेंसी में आपसी व्यापार बढ़ाओ। फिर ब्रिक्स ब्रिज जैसे अपने खुद के पेमेंट सिस्टम बनाओ। और आखिर में एक कॉमन करेंसी की तरफ बढ़ो जो शायद सोने या दूसरी चीजों पर आधारित हो। लेकिन इतनी ताकत और इतने बड़े प्लान के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। इस समूह में इतने अलग अलग तरह के देश हैं, क्या ये सब एक रास्ते पर चलने के लिए राजी हो सकते हैं? और यहीं पर हमें तस्वीर का दूसरा पहलू देखना होगा, ब्रिक्स के अंदर की दरारें और मतभेद। सबसे बड़ा तनाव तो इसके दो सबसे बड़े सदस्यों चीन और भारत के बीच ही है। एक तरफ चीन इसे G7 के खिलाफ एक मजबूत गुट बनाना चाहता है, दूसरी तरफ भारत किसी भी एंटी वेस्टर्न खेमे में शामिल होने से बचता है और अपने रिश्ते संतुलित रखना चाहता है। हाँ, ये बात भी सही है कि कजान में इन्होंने अपने 4 साल पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता भी किया। तो ये एक मिलीजुली तस्वीर है। और अंदरूनी कलह का एक ताज़ा उदाहरण कजान समिट में ही देखने को मिला। ब्राज़ील ने वेनेजुएला की पार्टनर बनने की अर्जी को वीटो कर दिया। इस पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने इसे आक्रामक कार्रवाई तक कह दिया। यहाँ तक कि रूस ने भी सार्वजनिक तौर पर ब्राज़ील के इस फैसले से असहमति जताई। तो ये साफ है कि इस गुट की एकता पत्थर की लकीर नहीं है। देखिए, दिसंबर 2023 में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति ने शामिल होने का प्लान ही रद्द कर दिया। जनवरी 2024 में सऊदी अरब ने कहा कि वो न्योते के बावजूद अभी भी सोच रहा है।
और तो और भारत के विदेश मंत्री ने खुद माना कि डॉलर को हटाने पर ब्रिक्स में कोई एक राय नहीं है। तो इन सब बातों के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या ब्रिक्स सच में दुनिया की व्यवस्था को बदल रहा है? देखिए, ब्रिक्स की कहानी में दो पहलू हैं, एक दूसरे से बिल्कुल उलट। एक तरफ है इसकी जबरदस्त क्षमता, एक आर्थिक और डेमोग्राफिक जाइंट जो ग्लोबल गवर्नेंस को बदल सकता है, और दूसरी तरफ है इसकी बड़ी समस्या, अलग अलग हितों और अंदरूनी राजनीतिक झगड़ों वाला एक समूह। एम्बिशंस बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि एक राय बनाना मुश्किल है, और एक कॉमन करेंसी या एक जैसी विदेश नीति का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किलों भरा है। तो बात साफ है, ब्रिक्स के पास अब वो आर्थिक और जनसांख्यिकीय वजन तो है जिससे वो मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर को चुनौती दे सके, लेकिन असली सवाल ये है, क्या उसके पास ऐसा करने के लिए जरूरी एकता है? दुनिया का भविष्य काफी हद तक इसी सवाल के जवाब पर टिका है।